हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चे लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब आप कहोगे सर इसके पहले आपने क्या पढ़ाया, वो भी तो फैराडे का ही नियम था। नहीं नहीं नहीं, फैराडे का नियम तो था, लेकिन वो फैराडे के नियम का प्रयोग था। पहले उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद नियम दे दिया। इसके पहले जो मैं पिछले लेक्चर में चर्चा किया था, इस चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर था, उसमें मैंने बेहतरीन रूप से आपको समझाया था कि भाई साहब, जब हम एक कुंडली के पास चुंबक को ले जाते हैं, या तो हम कुंडली को ही चुंबक के पास ले जाते हैं, तो जो कुंडली के साथ हमारे पास एक धारामापी जुड़ा रहता है, उसमें विक्षेप उत्पन्न होता, तो कहीं ना कहीं चुंबक के कारण उस कुंडली में धारा बह रही होती है। तो जैसे ही चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होती है, और जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और एक धारा बहने लगती है, जिससे प्रेरित धारा कहते हैं। ये सब प्रयोग के आधार पर पुष्टि किया फैराडे ने, और इसके बाद उन्होंने नियम दे दिया। जैसे हमने कल आपको बहुत बारीक तरीके से समझाए थे, है ना। जैसे हमने कहा था भाई साहब, एक हमारे पास कुंडली है, कुछ इस प्रकार से हम कुंडली बना लेते हैं। ये एक हमारे पास एक कुंडली है, और इस कुंडली को अच्छे तरीके से समझने के लिए एक और इसके सहारे हम एक वायर जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कुंडली बन गया। अब इस कुंडली में क्या करते हैं, एक धारामापी जोड़ देते हैं। धारामापी तभी ना पता चलेगा कि हाँ भाई साहब धारा बह रहा है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इसमें एक संकेतक लगा रहेगा। संकेतक जैसे मैं मान के चलता हूँ, इधर है संकेतक का जो डायग्राम, संकेतक का मतलब एक प्रकार से जो विक्षेप होता है उसकी दिशा इधर है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब यहाँ पर एक चुंबक लाते हैं, चुंबक को लाएंगे तो चुंबक यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ एक क्षण चुंबक है, और इस क्षण चुंबक में एक सिरे पर N है और एक पर S है। तो इसमें होता क्या है, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं N से, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं मेरे बच्चों N से, तो इधर जाती है ऐसा कुछ इस प्रकार से, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकाल दो इस प्रकार से, है ना। और ये तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से ही ये आपका चुंबकीय फ्लक्स है ना परिवर्तित होता है। चुंबकीय फ्लक्स है क्या, जैसे कोई भी तल है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल है, उससे अविलंबित कितने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ये जो मेरा कुंडली है, विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडली बना दी जाती है, जिसमें एक संकेतक और धारामापी जोड़ देते हैं ताकि पता चले हाँ धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा। तो फैराडे ने यह सब चीज प्रयोग किया कि भाई सब इस चुंबक को जैसे ही हम कुंडली के पास मिलाते हैं, तो संकेतक जो है इधर उधर विक्षेप करता है, यानी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। यदि हम चुंबक को स्थिर कर देते हैं तो भाई उसमें कोई विक्षेप नहीं होता। इससे मतलब ये चला पता कि भाई साहब इस कुंडली में किसी प्रकार की धारा नहीं बह रही है। इसी को यदि हम क्या करें, दूर ले जाएं, तो फिर विक्षेप होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। ये सब प्रयोग करा दिया था मैंने इसके पहले लेक्चर में कि भाई किस किस प्रकार से है ना फैराडे ने बताया था। अब इसी को मॉडिफाई करते हुए उन्होंने दो नियम दे दिया। पहला नियम क्या है कि जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन कैसे, मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि भाई साहब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके मान में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जैसे हम चुंबक को जितना पास में लाएंगे, तो इस कुंडली से उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, क्योंकि पास होगा तीव्रता ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान भी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ये दूर चला जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी, जिससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी कमी आएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने कहा चुंबक को पास लाया, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा उसमें से जा रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में ज्यादा हो रहा है ना, मतलब ज्यादा मान प्राप्त हो रहा है। लेकिन वहीं पे यदि इसको हम दूर ले जाएं, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आएगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी। सिंपल है। तो भाई साहब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के फंडे से ही तैयार होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर ही आधारित होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो भाई साहब एक हमारे पास बंद परिपथ है, इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब इसमें जो भी धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा जो भी उत्पन्न होगी, इसका अस्तित्व, इसका मान
तब तक रहेगा जब तक कि प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होती है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसे होती है? चुंबक को हम धीरे धीरे कुंडली के पास ले जाएं या चुंबक को धीरे धीरे कुंडली से दूर ले जाएं, तब इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में परिवर्तन होगा। लेकिन यदि हम चुंबक को स्थिर कर दें तो फिर उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फिक्स हो जाएगा, फिक्स संख्या हो जाएगी, उसमें फिर संख्या में परिवर्तन नहीं होगी। तो यदि चुंबक को स्थिर कर दिया जाए तो किसी प्रकार से प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं हो सकता, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए तो कहा गया कि धारा का अस्तित्व तब तक रहेगा। भाई साहब, इसके पहले प्रयोग में मैंने आपको बेहतरीन रूप से समझाया था कि भाई साहब कुंडली को हम चाहे चुंबक के पास ले जाएं, चाहे चुंबक को कुंडली के पास ले जाएं, जैसे पास ले जाते हैं तो धारा के मान में वृद्धि होती है, विक्षेप दूसरे साइड होता है, लेकिन दूर ले जाएंगे तो धारा के मान में कमी होगी, क्योंकि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी, फ्लक्स के मान में कमी, और जब फ्लक्स कमी तो प्रेरित धारा के मान में कमी। सिंपल है। तो इसी चीज को तो नियम दे दिए कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स भाई साहब इसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसका अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा तो अस्तित्व समाप्त। तो पहला नियम समाप्त। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब दूसरा नियम बात करते हैं। चलिए द्वितीय नियम की बात करते हैं। द्वितीय नियम में क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत परेशान मत होना। प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास ये चुंबक है, चुंबक हमारे कुंडली के पास आया, तो यहां पर यदि चुंबकीय फ्लक्स, यदि मैं यहां पर बात करूं तो फ्लक्स आपका φ1 है। कितना है? φ1 है, इतना डिस्टेंस पे। यदि मैं इसी को और नजदीक ले जाऊं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इसको थोड़ा सा एक बार और बनाता हूं प्यारे बच्चों। ये मेरे पास कुंडली है, कुंडली ऐसा मत बनाना कि थोड़ा सा अच्छा खासा दिखे। ये मेरे पास कुंडली है, ये कुंडली है, और इस कुंडली के साथ एक क्या जुड़ा है? तो धारामापी जोड़ देते हैं, सेम कंडीशन। ठीक है, ये धारामापी। ठीक है, और अब चुंबक जो है थोड़ा और पास मिलाते हैं, एकदम पास में। ठीक है, ये पास मिलाए तो बताओ, अब आप बताओ कि कहां पर चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में अधिकता होगी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स कहां पर अधिक होगा? बताओ जरा। ये यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, जितना नजदीक आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतनी ही अधिक होंगी। ठीक है, और भाई साहब ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो गया। तो बताओ चुंबकीय फ्लक्स किसका अधिक होगा? ये आपका जो है चुंबक है, कुंडली से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, यानी इधर ला रहे हैं, और ये अत्यंत पास है, थोड़ा सा दूर है ये, और ये अत्यंत पास है। तो ध्यान रखना, चुंबक जितना कुंडली के पास आएगा चुंबकीय फ्लक्स उतना ही अधिक होगा, प्रेरित धारा उतनी ही अधिक होगी। तो ये जो प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना से कितना हुआ, तो पहले φ1 था, लेकिन जैसे पास ले गए तो परिवर्तन φ2 हो गया, मतलब बदल कर φ2। तो कितना अधिक हो गया? तो हम कहेंगे कि सर जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो φ2 में φ1 को घटा दो, φ1 में φ2 को घटा दो, वो भी किसके साथ? समय के साथ। तो ये हमारा दर निकल कर आ गया। किसका दर निकल कर आ गया? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है ये निकल कर आ गया, क्योंकि अधिक हो गया ना। जैसे हमने चुंबक को पास में लाया तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हो गई, तो पहले φ1 था, बाद में φ2 हो गया। यहाँ पे φ1 था, मतलब φ1 कम था, जैसे ही चुंबक को पास में लाए तो प्यारे बच्चों φ2 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि φ1 कम है, अधिक नहीं हो सकता है, हो सकता है। यदि हम अभी चुंबक को दूर ले जाते तो फिर दर जो होता वो हो जाता, ऐसा हो जाता, अधिक φ1 होता और कम φ2, तो फिर समय के साथ ऐसा होता है। ठीक है, दर हमेशा समय के साथ निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यदि मान के चलते हैं कि माना किसी क्षण φ1 था फ्लक्स, कुछ समय पश्चात φ2 हो जाता है, यानी अधिक हो जाता है, तो फिर परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर हो जाएगी φ2 - φ1 बटा टी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समानुपाती। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, समझ रहे हैं? प्रेरित तो आपने पढ़ाई है भाई साहब की, जो विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती। तो भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती हो जाएगा φ2 - φ1 बटा टी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यही है दूसरा नियम और कुछ भी नहीं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है मेरे बच्चों? तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है ना? तो φ2 - φ1 बटे टी, अधिक वाले में से कम को क्या कर दिए? घटा दिए, बटे टी समय के साथ। तो फैराडे की द्वितीय नियम से कहता ही क्या है
कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसके समानुपाती होता है। और जैसे ही प्यारे बच्चों समानुपाती हटाते तो एक के नियतांक लग जाता है। अब यहां पे समस्या इस बात की है कि ऋण चिन्ह क्या है। ऋण चिन्ह ये बताता है कि भाई साहब देखो जरा, हमने चुंबक को पास में ले गया, चुंबक को पास में ले गया तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ऋण चिन्ह यह बताता है कि जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ उसी का विरोध कर रहा है। यही तो लेंज का नियम है जो आगे चलकर आप पढ़ोगे कि इसी के कारण ये उत्पन्न हो रहा है और इसी का ही ये विरोध करने लग जाता है। बोलता बेटा मत आओ मत आओ, जैसे एन आ रहा है ना तो ये एन ध्रुव की भांति काम करने लगे, बेटा का आकर्षण न होकर प्रतिकर्षित होने लगेगा। जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का ये विरोध करने लग जाए, तो यही है द्वितीय नियम। तो ऋण चिन्ह हमने इसलिए यहां पे लगाया है, इस बात का प्रतीक है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। और के का मान यदि 1 रख दें, ऐसा ही पद्धति में हमेशा के का मान 1 होता है। ठीक है, के बराबर 1 रखते हैं, कितना के बराबर 1। ठीक है, के का मान 1 होता है तो पहले बच्चों एप्सिलॉन ई बराबर हो जाएगा, कुल मिला के विद्युत वाहक बल ई ही है यहाँ पे, तो ई है हमारा ई, स्मॉल ऐसा ई कर सकते हो या तो स्मॉल ई कर सकते थे। कितना हो जाएगा आपका -φ2, ये ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट क्यों लगा दो, क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस बाहर है। यहां पर लिख भी सकते हो ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स के मान का विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। ठीक, ये समीकरण 1 हो गया। अब यदि हम कह देते कि भाई साहब ये चीज ना होकर ऐसा परिवर्तन होता, यदि मैं कह देता कि जो मेरा डेल टी समय अल्प समय में जो परिवर्तन होता वो डेल फाई बी होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो डेल फाई बी होता है, तब जो आपका ई जो निकल कर आता वो माइनस ही रहेगा। माइनस आपको पता है डेल फाई बी, मतलब यहाँ पे φ2 - φ1 की जगह डेल फाई बी कर सकते थे, डेल टी कर सकते थे। ये चीज हो सकता था कि नहीं हो सकता था। और यदि इसका मान अत्यंत कम हो, समय बहुत ही कम हो, समय बहुत ही कम हो, तब हम लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लिमिट। लिमिट में क्या लगाते हैं, डेल टी टेंड्स टू 0, है ना। लिमिट यही होता है डेल फाई बी अपॉन डेल टी, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो डी फाई बी हो जाएगा बटे डी टी हो जाएगा। बस सिंपल है, तात्क्षणिक समय के लिए ये फॉर्मेट तैयार किया जाता है। समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है भाई साहब। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आगे कुछ नहीं है। ये लिखा गया है कि यदि अल्प समय डेल टी समय में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है डेल फाई बी हो तो ई बराबर हो जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा डेल फाई बी अपॉन डेल टी। और समय अत्यंत कम हो तो लिमिट लगा दो, सीमा डेल टी टेंड्स टू 0, मैंने बता ही दिया आपको। तो डेल फाई बी अपॉन डेल टी, इसका हो जाएगा फिर बच्चों डी फाई अपॉन डी टी। बस सिंपल है, यही है फैराडे का द्वितीय नियम। आपको मेन चीज समझना है, थ्योरम तो आपके बुक में भी होगा, ये चीज आप बुक में भी समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये कहता क्या है वो चीज समझना है ना। और एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब इस चैप्टर का, तो आप लोग तैयार कर लेना। किसी भी स्टेट बोर्ड से हो बच्चों, सबके लिए हेल्पफुल है। और नोट्स यदि लेना है, हैंड रिटेन नोट्स आपको चाहिए, आपको हैंड रिटेन नोट्स, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपीज चार्ज है, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पेमेंट कर सकते हैं। बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको व्हाट्सएप में दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।